हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी मैथ्स के कंप्लीट बैच की क्लास नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। और ये बैच जो स्पेशली यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एएसआई के लिए चलाया जा रहा है। और इसी के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास जो हमारी है नंबर सिस्टम की रिमाइंडर थ्योरम की सेकेंड पार्ट, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बिना नंबर सिस्टम का अधूरा एक तरीक़ा से मानो। और ये बैच उन लोगों को ध्यान में स्पेशली रखे बनाया गया है जिनका मैथ काफ़ी वीक है और जिन्हें काफ़ी मैथ से सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों से मैथ के लिए। बाकी चैप्टर तो हो जा रहे हैं, हिंदी पढ़ ले रहे हैं, वो जीएस पढ़ ले रहे हैं, रीजनिंग कर ले रहे हैं, लेकिन मैथ की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि इस बैच में काफ़ी हम बेसिक से भी पढ़ा रहे हैं और डिटेल में भी पढ़ा रहे हैं और बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। दूसरा, ये बैच की खास बात यह है कि इसमें हम PYQ बेस्ड क्वेश्चन से ही रिलेटेड सारी कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ताकि हम पढ़ सकें कि अभी तक टारगेट ये कर रहे हैं कि अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड कौन कौन से आ सकते हैं। फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ा रहे हैं। स्पेशली हम इसीलिए स्पेशली बैच यूपी पुलिस को लेके है। और ये बैच की ये गारंटी है कि हाँ, जिस दिन आपका ये बैच कंप्लीट होगा, आप उसके बाद परीक्षा में बैठें, चाहे UPSI में बैठे चाहे कांस्टेबल बैठे, आपका मैथ में 100% स्कोर आएगा। और आपका कितना ही मैथ कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहली क्लास से जुड़े हुए हैं और तो आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए, आप ना, अगर आप पहली बार हमारे बैच इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और जो भी प्रीवियस से हमारी 5 वीडियो हो चुकी हैं तो वो आप पहले जाके देख लें जाके, ताकि आप क्लास को लिंक कर पाएँ। होता क्या है कि अगर हम बचपन में भी, जिस बच्चे ने अगर LKG से लेके अगर 5 तक अच्छे से पढ़ लिया तो फिर वो आगे भी अच्छा पढ़ता रहता है, क्योंकि उसके बेसिक्स कंप्लीट होते हैं। उसी प्रकार क्या है, किसी भी चैप्टर का हमने स्टार्ट किया, अगर उसके बेसिक्स आपको पता है तो वो आगे आपको मैथ में आगे हेल्प करेंगे। और मैथ एक दूसरे से लिंक करता है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम है, ये आपको आगे भी काम आएगी। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आगे काम आएगा, चाहे फिर वो परसेंटेज में कर रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो हाँ, सारी चीज़ें डिविडेंड रूल हुई, ये सारे काम आते हैं। तो आप पढ़ के आए नंबर सिस्टम को कंप्लीट करें, ताकि हम आगे ईजिली बढ़ सकें, आगे दिक्कत ना आए हमें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कॉन्सेप्ट हमारा है, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, देखिए। कॉन्सेप्ट है हमारा, अभी हमने डिविडेंड रूल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था 4 का डिविडेंड रूल क्या कहता है। 4 का डिविडेंड रूल कहता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं 4 से, तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो इसलिए 2 डिजिट। वहीं 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो कहता है हमारा अगर लास्ट की 3 डिजिट, हमने ये चीज़ डिटेल में समझी है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ के देखेंगे तो वहाँ आप समझ पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा था। अब देखिए, वहीं 16 क्या कहता है, 16 का भी ये कहता है कि अगर 2 की पावर 4 है, अगर लास्ट की 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हैं, तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो वो 16 से कट जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या रिमाइंडर थ्योरम में कैसे काम आता है, वो ये आता है, जैसे हमने एक बहुत बड़ी संख्या दे दी, क्या है क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमारा बना 2 3 8 7 1 2 1 4 6, और हमसे कह रहा है ये 4 से डिविजिबल है, 4 से हम 4 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। तो हमने देखा शेष कितना बचेगा, तो हमें ये पता है कि 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक का 4 से कट गए तो वो नंबर भी 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट बना कि आगे वाले नंबर तो कट ही जाते हैं। और जिसको भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ड्यूअलिटी रूल की क्लास पढ़ी हुई, शायद 3rd या 4th क्लास है, आप वो जाके देख लें। तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि 4 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो हम ये चेक कर लेंगे, लास्ट के 2 अंक अगर मैं डिवाइड कर रहे तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 46 है, तो हमने आगे से नहीं काट के हमने चेक नहीं किया, हमने देखा लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मुझे पता लगा 2 शेष बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ओके, वहीं 8 के केस में क्वेश्चन आया था SSC में, क्या आया था क्वेश्चन, और मैं उम्मीद आपके में क्वेश्चन अभी देखेंगे आगे कैसे आ रहे हैं आपके में। UPSI में क्वेश्चन पूछे गए इससे रिलेटेड। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया क्या,
8127 को 8 से विभाजित किया जाता है, 8 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या आएगा? 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? अब देखिए, तो हमें पता है 8 का डबल टूल क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो मैंने यहाँ से देखा 8 एकम 8, बचा कितना 4, कितना हो गया 47, तो गया 8 पंच 40। तो हमें पता लगा 127 को मैंने 8 से किया तो हमारा पता लगा कितना 7 शेष बच रहा है। तो डायरेक्ट हमने ये चेक कर लिया। अब ये नंबर तो छोटा था तो आप आगे से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर जैसे इसकी तरह हमने ऊपर देखा, इस नंबर की तरह अगर बड़ा सा आ गया तो फिर भैया कि टाइम वेस्ट होता है कि हम आगे से कर रहे हैं, फिर हम भैया कि यहाँ से जोड़ रहे हो, जुड़ नहीं पा रही हमसे, समझ गए। इसी प्रकार क्या है 5 में क्या होता है, 5 का डुअल टूल क्या कहता है, 5 का डुअल टूल ये कहता है कि अगर अंतिम, अगर लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो नंबर भी 5 से कटेगा, डिविजिबल बाई 5, तो संख्या भी 5 से कट जाएगी। वहीं क्या कहता है 25 का क्या कहता है, 25 क्या होता है 5 पावर 2, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 5, सॉरी लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल हैं 25 से, तो वो नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। वहीं 1 to 5 के इसमें भी क्या कहता है 5 पावर 3, जिसमें कहता है अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से कट रहे हैं तो संख्या भी 125 से कटेगी। तो मैं ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हमारा 48237538 को 25 से विभाजित किया जाता है, शेष क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा। तो हमने चेक किया हमारा ये नंबर बड़ा है, हमें पता है 25 से विभाजित करना है, तो मुझे पता है 25 का डुअल टूल कहता है लास्ट अगर 2 अंक अगर 25 से कट रहे तो संख्या पूरी कट जाएगी 25 से। तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, मैंने देखा क्या 38 को मैंने किससे काटा 25 से, तो कितना आ गया 25 से कम 25, बचा कितना 13, तो ये हमारा 13 ही रिमाइंडर हो गया, शेष बचा हमारा कितना 13, ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो ये हमारी कैलकुलेशन बहुत हल्की कर देता है। ऐसे 125 के केस में क्या आया था क्वेश्चन, 125 के केस में क्वेश्चन है आपका 4873819662, ये कह रहा है 125 से डिविजिबल है तो शेषफल कितना बचेगा। तो हमें पता है 125 के केस में आता है 5 पावर 3 है, इसका मतलब है लास्ट के अगर 3 अंक अगर 125 से डिविजिबल हैं तो संख्या पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो हम ये भी चेक कर लेंगे इसी से, अगर लास्ट के 103 अंक में कितना, अगर एक लास्ट के 3 अंक में अगर 125 काट रहे हैं तो जितना बच जाएगा वही शेष हो जाएगा। तो हमें पता लगे 125 हमने काटा तो 125 पंजे होता है क्या 625, ठीक है। तो मुझे पता लगा 625 होता है, ये आया कितना 625, तो बच्चे कितना रहा 7, तो ये 7 ही आपका रिमाइंडर हो गया, 7 क्या हो गया आपका रिमाइंडर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, यहाँ तक समझ गए। तो आप 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 का समझ गए, 5 25 125 का समझ गए। नेक्स्ट क्या कहता है डुअल टूल में, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखिए आप, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट आपका है साथ साथ नोट कीजिए आप, 3 या 9 से किसी संख्या को डिवाइड करें तीन या 9 से किसी संख्या को डिवाइड करें, तो जब तब लिख लें, तब 3 या 9 से संख्या के अंकों का योग अगर विभाजित हो जाएगा
तब तो संख्या विभाजित हो जाएगी। ये क्या चीज़ है, देखिए आप ड्यूअलिटी रूल में सीख चुके हैं क्या कि अगर संख्या का अंकों का योग अगर 3 और 9 से कटा, जैसे क्या है, जैसे मान लो 1 2, ये संख्या हम 3 से काट रहे हैं तो हम देखेंगे 3 अंक इनका योग क्या है, 2 या 3। अब 3 है, 3 अंकों का योग 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल है। यही तो हम सीख के आए। तो हमें पता है कि यदि अंकों का योग संख्या से 3 और 9 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी 3 और 9 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर रिमाइंडर निकालना है तो क्या है, जैसे मान लो हमारे पास संख्या आई क्या है, क्वेश्चन है 1 to 5 को अगर मैं 3 से डिविजल करता हूँ तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेष क्या होगा। तो हमने देखा अंकों का योग कितना हो रहा है, तो अंकों का योग कितना रहा, 5 3 8, सॉरी 5 और 1 6 2 8, तो 8 है। ठीक है, अब मैं इसे 3 से काटेंगे तो क्या हो गया, हमारा डिविजल 3 दूनी 6, बचा कितना 2, तो 2 ही शेष हो गया। जो शेष आया वो हमारा कितना आ गया 2, समझे। तो जो हमारा रिमाइंडर बना वो कितना बना 2। तो ये वहीं से बन रहा है रूल, डिविजिबिलिटी रूल से ही बन रहा है, क्योंकि अंकों का योग अगर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी इसका मतलब 3 से कट रही है। तो वहीं से ये चीज़ बनी है कि अगर अंकों का योग 3 से और 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 और 9 से कट जा रही है। अब देखिए 9 के केस में क्या है, 9 के केस में नंबर आपको दिया गया कितना 1 2 3 1 2, हमसे कह रहा है ये 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो हम चेक करेंगे, इसका अंकों का योग चेक करेंगे हम, ना कि काटने बैठ जाएंगे। तो हमने देखा कि अंकों का योग कितना बच रहा, 2 1 3 3 6 6 और 2 1 3, तो 3 6 6 6 और 3 9। तो मुझे पता लग रहा है अंकों का योग 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 9 से कटेगी। तो अगर संख्या पूरी 9 से कटी तो शेष हमें क्या मिला, रिमाइंडर जो बना हमारा कितना बना, वो बना 0, क्योंकि संख्या पूरी पूरी कट रही है। समझ गए। ऐसा ही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या पूछा गया 2021 में जो परीक्षा हुई आपकी, हमें संख्या दी गई थी कितनी 5 7 1 1 1 0 1 3 2 को 9 से विभाजित करने पर फिर आप शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें शेषफल ज्ञात करना है, संख्या ये है। अब देखिए डिवीजन हमें किससे करना है, 5 7 1 1 1 0 1 3 2 9 से। तो हमें देखना है कि अंकों का योग 9 से डिविजल हो रहा है, और जितने अंकों का 9 से डिविजल हो जाएगा, बची उचाई जो बच जाएगा वही हमारा शेष हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए आपने अभी पीछे क्या देखा, जैसे 3 के रूल में क्या है, जैसे अगर मैं इसको 125 को 3 से काटो, 3 चौक 12, 4 कट गया, 3 एकम 3, बचा कितना 2। तो 125 को वैसे भी अगर हम 3 से काट रहे थे तो 400 कट गया, 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 2 ही शेष बच रहा है, यही ऊपर बच रहा है। तो अंकों का योग, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो बात आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़िए जाके, आपको वहाँ पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी संख्या कट जाती है तो इनका अंकों का योग ही डिपेंड करता है। अब देखिए तो हमें देखना क्या है, अब देखिए हमें पूरा जोड़ना भी नहीं, जहाँ 9 बन जाए योग भाई हम 9 हटा देंगे। तो हमने देखा 7 और 2 9 हट गया, ठीक है। उसके बाद 5 3 8 1 9, अब बचा क्या हमारे पास 1 और प्लस का क्या बचा ये 2। तो यही हमारा क्या है 2 1 3, यही हमारा रिमाइंडर बन गया। शेष क्या बचा हमारा 3। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया यूपीएसआई 2021 में, 20 तारीख को पेपर हुआ था, 20 नवंबर शिफ्ट सेकंड में, आप चेक कर लेंगे जाके, ठीक है। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आपके क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या आपके आने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन और दूसरी शिफ्ट में पूछा गया, वो क्या है देखिए, वो आप खुद कीजिए। क्या कह रहा है हमसे, हमें दिया गया 7 8 4 8 9 6 5 6 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाएगा
ताकि परिणामी संख्या नौ से विभाज्य हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम इसमें भी वैसा ही है। अब देखिए कैसे करते हैं। हमें नंबर दिया गया क्या है, 7 8 4 8 9 6 5 6। हमसे कह रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या उनसे जोड़ी जाए ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो हम देखेंगे कट क्या कह रहा है, तो देखो 9 कट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 4 12 और 6 18 है। जोड़ने से पहले क्या है, वही बात है ना कि हम यहाँ ही काट लेंगे। उसके बाद क्या बचा, 8 7 15, 8 7 15, 15 और 5 20 और 6 26। 26 हमसे कह रहा है ऐसा इसमें क्या जोड़ दें कि संख्या 9 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस अगर मैं 1 करूँगा +1 तो ये 6 से क्या हो जाएगा 7। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 8 7 15 5 20 और 7 27। तो 27 हो जाएगी, तो संख्या 9 से कट जाएगी, 9 3 27 होता है। तो हमें क्या ऐड करना, आंसर हमारा क्या हो गया 1। तो ये क्वेश्चन भी आपके UPSI 2021 का ही है, पेपर का क्वेश्चन, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि कैसे हो रहा है। अगर आप भैया कि आप अगर क्लास में कंटिन्यू बने हैं, साथ ही साथ क्लास देख रहे हैं, और दूसरा क्या है, क्लास अगर आपने पढ़ ली है, नोट कर लिया, तो उसको रिवाइज भी करते रहें समय समय पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पढ़ के छोड़ दो, ताकि आपको वो कनेक्ट बनी रहे। क्योंकि भैया कि अब जिसको डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है तो उसके लिए ये क्लास बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी, वरना बहुतों को तो अब जिसने पहली क्लास में आया तो उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ये जुड़ कैसे रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया हमारा तो क्वेश्चन से समझते हैं। हम क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है क्या है, किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए हमसे कह रहा है किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है। 363 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 17 प्राप्त होता है। तो हमसे कह रहा है उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। अब समझते हैं, आप समझ चुके। इसमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कोई संख्या है n को अगर मैं 363 से भाग करता हूँ तो शेषफल हमें कितना मिल रहा है 17। तो हमसे कह रहा है उसी संख्या से अगर मैं 11 से भाग करूँ, अब देखो संख्या क्या बनी, अगर देखो n है, अभी तक हम ये सीखते आए हैं, n है, उसको हम क्या कर रहे हैं 363 से भाग कर रहे हैं। हमने मान लिया भाग एक बार गया तो क्या आ गया 363, उसके बाद भी क्या बचा 17 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब होता है n होता क्या है, n होता क्या है, n है भाज्य होता क्या, भाज्य होता है भाजक 363 गुणा भागफल, तो 1 प्लस का शेषफल कितना 17। तो
तुम्हारा जो नंबर बना वो क्या होना, ये नंबर। तुम्हारे पास जो नंबर आ गया वो क्या आ गया, 363 इंटू प्लस का 70। तो मैं लिखेंगे क्या है, एन आ गया हमारा कितना, 363 इंटू 1 प्लस का 70। अब हमसे कह रहा है उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर मैं 11 से इसे भाग करूँ तो देखो अब ये तो पूरा कट जा रहा है, क्योंकि 11 3 33 और 3, तो 11 3 33, तो ये कट गया, तो यहाँ से 0 शेषफल आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है, बचा क्या, 17/11। तो इससे हमने काटा तो क्या हो, 11 कम 11 बचा कितना, शेष हमारा कितना आ गया, 6। ओके। अब हमें ये डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, अब देखिए, इतना सब कुछ नहीं करना है, आप समझ चुके हैं ऐसा क्या हो रहा है। अब देखिए, क्या करना है, हमसे कह रहा है, जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है 363 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 17। तो हमसे कह रहा है 11 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अब मुझे पता है ये संख्या तो कट जाएगी। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि अगर संख्या ये कट रही है 11 से, ये पूरी कट रही है, तो हमें डायरेक्ट शेषफल से भाग करना है, हमें पता लगा शेषफल कितना आ गया। तो हमें पता है 363 देखते हम समझाया, 11 हमारा ये कट रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 17 को 11 से भाग किया तो 11 कम 11 बचा कितना, शेष 6। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन और करते हैं फिर समझेंगे आप क्या कह रहा है हमसे। इसी में मैं लिख ले रहा हूँ डिजिट चेंज करके। हमसे कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग करने पर 47 शेषफल आता है। तो कह रहा है 13 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। अब हमें ये चेक करना है, तो हम डायरेक्ट चेक करेंगे। डायरेक्ट क्या है, हम चेक करेंगे कि 52 से भाग करने पर 47 शेषफल आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है हमसे 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा उसी संख्या, तो मैं ये चेक करूँगा कि 52 है, ये 13 से कट रहा है, तो मैंने देखा 13 चौक 52, 13 से कट रहा है, तो इसका मतलब है हमें डायरेक्ट क्या है, 47 से 13 का भाग करना है शेषफल से ही, क्योंकि बाकी तो कट ही जाना है। तो 13 3 39 बचा कितना, 8। तो ये हमारा शेष हो गया। ओके। अब देखिए यहाँ पे याद रखने वाली बात पता क्या है, वो ये है कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर जो है ये 13 से जिससे भी हम दोबारा भाग कर रहा है उसी संख्या को, तो हमें ये देखना है ये वाला नंबर जो पहले हमें भाग करने वाला ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो हम डायरेक्ट करेंगे। अगर किसी केस में ये नहीं कट रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन बना, वो क्या बना, अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ तो हमसे कह रहा है अगर ये 13 की जगह पे अगर ये मुझसे 17 से भाग करवा देता तो क्या करता मैं। मुझसे कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग करने पर शेषफल के रूप में 45 बच रहा है। तो हमसे कह रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अब क्या देखो 52 से भाग करने पर 45 बच रहा है, वहीं क्या कह रहा है 17 से भाग करने पर क्या होगा। अब मुझे पता है ये 52 17 से नहीं कटेगा, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होना है, नंबर हमारा भी पता है, हमने क्या देखा था कि 52 से एन को हम काट रहे। अगर मैंने मान लिया एक बार जा रहा है, और वहाँ पे एक की दो कितना भी कर लो वो सेम रहेगा, क्योंकि वो मल्टीपल एन का बनेगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया 52, शेषफल कितना आ रहा है, शेष आ रहा हमारा कितना 45। तो हमारे पता लग गया नंबर जो हमारा बना वो क्या बना, नंबर एन इक्वल टू क्या होता है, एन मतलब भाज बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल अपॉन शेषफल, सॉरी प्लस शेषफल। तो हम देखेंगे क्या, क्योंकि ये चीज़ तो हम पहली क्लास में सीख चुके हैं। तो क्या है हमारा नंबर बन जाएगा क्या 52 इंटू 1 प्लस के क्या 45। अब इसे हमें 17 से भाग करना है, तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए पिछले वाले केस में क्या होता था, ये वाली संख्या कटी जा रही थी हमारी, तो हम डायरेक्ट संख्या उससे कर रहे थे, लेकिन अभी नहीं कट रही। तो हमने देखा क्या 17 3 51, तो शेष कितना आ रहा है यहाँ पे +1, और प्लस में है तो 17 दूनी 34, तो बचा कितना 11। तो 11 और प्लस कितना हो गया, एक कितना हो गया 12। और ये डिविजिबिलिटी रूल, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है ये तो आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि अगर प्लस हो तो हम कैसे करते हैं, तो वो प्लस वाला ऐड हो जाता है, तो 11 कितना हो गया 12। ओके। अब वैसे भी अगर देखो करना है तो क्या है, वैसे नंबर कितना बन गया, नंबर हमारा जो बन गया, अगर मैं इसको रफ कर रहा हूँ इधर, तो जो एन बन गया था हमारा क्या बन गया था 52 प्लस का क्या 45, तो कितना हो गया 5 तो 7 और 4 5 9।
ये तो छोटे नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। अब देखिए क्या, अब इसे मैं 17 से काट रहा हूँ तो 17 अपना कितना होता है 85। 17 अपना कितना होता है 17 अपना 85, तो बचा कितना आपका 12। तो यही 12 ही आपका शेषफल बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ चुके। पहले केस में हम देखेंगे, वैसे 90% केस में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा जिससे वो डिवाइड हो ही जा रहा है। तो अभी कभी कभी ऐसा हो रहा है कि पेपर में आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्ट शेषफल से उसे भाग कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। 90 से 95% तक आपका केस है कि वो फर्स्ट केस ही बने। ये रेयर ऑफ रेयर बनेगा जब बहुत टफ बना देता हो। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन करेंगे हम यहीं पे कर ले रहे। आपके यूपीएसआई क्वेश्चन आया है, ऐसा ही कैसा आया देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आया क्वेश्चन आपका। क्या कहता है, हमसे कह रहा है किसी संख्या को 7991 से भाग देने पर शेषफल के रूप में 89 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 61 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है दिख रहा होगा आपको, ये यूपीएसआई 2021 29 नवंबर को पेपर हुआ था, शिफ्ट नंबर 2 में ये आपसे पूछा गया। अब देखिएगा, हमसे कह रहा है 7991 को विभाजित करने पर, किसी संख्या को 7991 से विभाजित करने पर भाग देने पर शेषफल के रूप में कितना मिलता है 89। तो हमसे कह रहा है उसी संख्या को 61 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। तो हम देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो हमने देखा 61 एकम 61 बचा कितना 18, तो कितना हो गया 89, 189। तो 189 और 189 6 कम 6, 3 एकम 3 3 6 18, तो बचा कितना हमारे पास 189 तो 6, तो 61 एकम 61। हाँ, ये पूरी संख्या कट रही है, ये संख्या इससे कट रही है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब ये तो नहीं कटेगा, तो हमें पता लग गया कि 61 एकम 61 हो गया, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 9 में से 1 गया 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, तो हमारा शेष जो आ गया वो कितना आ गया 28। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो कभी आगे क्वेश्चन आ गए तो कर लेंगे ना, आपको दिक्कत तो नहीं होगी ना किसी प्रकार की। बढ़िए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन। ये दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या है, हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी संख्या को 6875 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 95 मिलता है। शेषफल के रूप में 95 प्राप्त होता है। तो हमसे कह रहा है उसी संख्या को 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल कितना होगा। तो देखेंगे हम। अब वीडियो आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली तो वीडियो आप रोकें, खुद करें, उसके बाद आंसर निकालें, फिर चेक करें आपका सही है या गलत है। हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, हमें संख्या दी गई कितनी 68 हमें संख्या दी गई 6875 को डिवाइड करने पर किसी संख्या को 6875 से भाग देने पर शेषफल के रूप में हमें कितना मिल रहा है 95। तो हमसे कह रहा है इसी संख्या को अगर 55 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो मैं चेक करूँगा ये 55 से ये संख्या कट रही है नहीं कट रही। तो देखो 55 से कटने का क्या है, अब देखिए आपने अच्छे से पढ़ा है ड्यूअलिटी रूल में, ये तो हम पढ़ रहे थे भैया, जो हम पीछे पढ़ेंगे वो आगे काम आएगा, तो इसलिए रिवाइज करता रहें आप। अगर आपने नोट किया अच्छे से नोट किया तो भैया कि अगर ये क्लास मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ाई है तो अगर वो आपका नोट है तो आपको रिवाइज करने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक बार देखते चले जाएंगे आप, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। तो आप नोट करते रहें और नेक्स्ट क्लास लेने से पहले अपनी क्लास पीछे वाली कंप्लीट करके आगे बढ़ें, वरना आप कोई मतलब नहीं बनता फिर तो भैया कि आप भूलते चलेंगे या आपने पढ़ के छोड़ दिया, तो फिर आए भैया कि आगे बढ़ते चले जाएंगे पीछे से फिर भूलते चले जाएंगे। तो पीछे वाला आप साथ लेके चलें। अब देखिए 55 का डिविजन रूल क्या कहता है, या तो वो 5 से कटे। 55 से डिविजन का रूल कहता है कि जो संख्या 5 और 11 दोनों से कटेगी वो संख्या 55 से भी कट जाएगी, तो इसका फैक्टर है 5 11।
और 5 का ड्यूअलिटी रूल क्या कहता है? 5 का ड्यूअलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम अंक अगर 5 से कटेगा तो संख्या 5, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमें पता है अंतिम अंक इसका 5 है, तो 5 कट ही जाएगा। तो ठीक है, अब मैं 11 का ड्यूअलिटी रूल चेक करेंगे। तो 11 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि अगर ऑड प्लेस पे नंबर और इवन प्लेस के नंबर पे अगर मैं उनको ऐड करके उनका डिफरेंस निकालूँ, या तो वो डिफरेंस 0 आए या 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वो अगर तभी संख्या वो 11 से कटेगी। अब भैया ड्यूअलिटी रूल आपने अगर पढ़ रखा है हमसे तो आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो हम चेक करेंगे क्या है 11 से कटने का रूल क्या है। 7 6 13, 8 5 13। तो ऑड और इवन प्लेस का अगर देखें तो ये क्या आ रहा है, 13 माइनस 13 तो 0 हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से भी डिविजिबल है। और जब ये संख्या 11 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी आपकी क्या 55 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ये तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ा था। हमें पता है कि ये संख्या 55 से कट रही है, तो अगर 55 से कट रही तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 95 में 55 का भाग करेंगे। तो 55 एकम 55 बचा क्या, 5 में 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4। तो आपका जो शेष आ गया, रिमाइंडर आ गया, वो कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ से हमारा कितना बन गया 40। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपकी पिछली बार परीक्षा में पूछा गया। तो और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके में आगे भी बनेगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ध्यान से पढ़ें, ये सारे आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अगर नंबर n को मैंने d से डिवाइड किया, रिमाइंडर r1 आ रहा है। ओके, मैं कह रहा है कि अगर n2 को मैंने एक दूसरे नंबर को मैंने d से डिवाइड किया, उसी डिवाइजर से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है r2। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उन दोनों नंबरों का योग n1 प्लस n2 को अगर मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो रिमाइंडर हमारा बना वो क्या बना, r3। ओके, और अगर हमें डिवाइजर नहीं पता है डिवाइजर कितना है, तो हमें अगर d निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, r1 प्लस r2 माइनस का r3। आपके कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये सब ऊपर से निकल गया होगा। एक्चुअली में ये है क्या चीज़, वो देखिए। ये दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमसे कह रहा है जैसे कि क्या है, कोई संख्या है, कोई क्या संख्या जैसे मैंने 36 को 7 से भाग दे रहा हूँ, तो क्या है 7 पना 35। तुम्हारे यहाँ से रिमाइंडर शेष कितना बचा, 1। ओके, बस क्या सेम डिवाइजर 7 से ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने संख्या 37 को भाग दिया, तो 7 पना 35। यहाँ से शेष कितना बचा हमारा, 2। ओके, एक फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, यहाँ से अगर मैं रिमाइंडर इसको r1 मानता हूँ, तो ये कितना हो गया r2। वहीं तीसरी कंडीशन कह रहा है, अगर इन दोनों के योग को मैं d से डिवाइड करता हूँ, इसी डिवाइजर से मैं करता हूँ, इसी भाजक से मैं इसको अगर भाग दे रहा हूँ, तो क्या है इन दोनों के योग को, तो 36 और 37 कितना हो गया, 36 72 1 73। तो 73 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, तो 7 एकम 7 10 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से हमारा शेष बचा क्या बचा, 3। अब देखिए शेष क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 + 2 3। ये बात सही भी है, क्योंकि इन दोनों को अगर शेष पर यहाँ 1 बच रहा था, यहाँ भी 2 यहाँ 2 बच रहा था, तो यहाँ पे 3 बचना चाहिए, क्योंकि ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, देखिए एक दूसरी कंडीशन क्या बन रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको रफ कर दूँ तो आप समझेंगे, या ऊपर बढ़ाता हूँ, चलो। दूसरी कंडीशन क्या मिल रहा है हमें, कि अगर मैं 39 को भाग कर रहा हूँ, जैसे 39 को मैंने 7 से भाग किया, 7 बना 35, तो यहाँ से हमारा शेष कितना मिलना, 4। ओके, उसके बाद मैंने क्या है, 40 को अगर मैं 7 से भाग कर रहा हूँ, तो 7 बना 35, यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 5। तीसरे में क्या, इन दोनों को ऐड को कर रहा हूँ, तो कितना हो गया, 9 4 3 7 79। तो इसे मैंने अगर 7 से काटा, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो कितना हो गया 77। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2। अब ये बताइए, जब इनके योग को रिमाइंडर, एक्चुअली रिमाइंडर हमारा बनना कितना चाहिए था, रिमाइंडर जो हमारा बनना चाहिए था क्या है, 4 यहाँ पे बनना, 5 यहाँ पे, तो हमारा बनना चाहिए था कितना, 7 बनना चाहिए था। लेकिन ये 7 ना बन के क्या बन गया,
सॉरी 4 5 9, तो हमारा 9 बनना चाहिए था, लेकिन 9 ना बन के हमारा ये 2 बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब हमने भाग दिया तो ये रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 5 बचा, ये दोनों ऐड हो गए, तो इसमें एक 7 का एक बार भाग और चला गया, तब रिमाइंडर हमारा कितना बच गया? 2। कि 7 एक बार और चला गया तो कितना आ गया? 2 आ गया। वहीं पिछले केस में क्या था? पिछले केस में ये था कि रिमाइंडर यहाँ 1 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा, तो ये दोनों जुड़ के 3 तक पहुँच पाए। तो देखिए अब हमारा क्या है, अब हमें डिवाइजर निकालना है। जैसे अगर हमें डिवाइजर निकालना है तो हमारा डिवाइजर कितना हो गया? डी जो आ गया हमारा, कितना आ गया? डी आ गया R1 प्लस R2 माइनस का R3। तो देखिए R1 है कितना? 4, R2 कितना है? 5, और R3 कितना है? 2। तो ये कितना आ गया हमारा? 4 5 9, 9 माइनस की 2 कितना हो गया? 7। तो यही तो हमारा डिवाइजर था, भाजक जो हमारा था यही तो था। तो ये भाजक निकालने का फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन कैसा बनेगा हमारे। क्वेश्चन जब आएगा तो कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, जब एक निश्चित संख्या को, साथ साथ नोट करें आप भी, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा, एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा निश्चित भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 35 बचता है। जब एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं के जोड़ को उसी संख्या से, उसी भाजक से, इन दोनों की संख्याओं के जोड़ को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 20 बचता है। भाजक ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ डिवाइजर पूछा गया है। अब देखिए लिख लिया होगा आपने साथ ही साथ, क्या कह रहा है? जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल 35 बचता है, 35। वहीं कह रहा है कि अगर दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा? 27। फिर कह रहा है इन दोनों की संख्या के जोड़ को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेष 20 बचता है।
तो हमसे कह रहा भाजक क्या है, तो हमें पता है R1 कितना आ गया, R1 हमारा कितना है 35, R2 कितना है 27, R3 कितना आ रहा है, जबकि इन दोनों का योग जो है योग किया गया तो भाजक जो हमारा आना चाहिए था, जो शेषफल आना चाहिए था वो कितना, इन दोनों मतलब 35 और 27 को जोड़ के आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि एक बार भाग और चला गया, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि डिवाइजर भाजक ज्ञात कीजिए, तो डिवाइजर है क्या, डिवाइजर होता है क्या R1 प्लस R2 माइनस का R3, तो कितना हो गया 35 प्लस का 27 और माइनस का 20, तो कितना आ गया 7 5 12 कि 2 हासिल लगी 1 और 3 62, 62 माइनस 20 कितना हो गया 40, सॉरी 62 माइनस 20 कितना हो गया 42, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है, क्या कहता है कि अगर n1 को अगर हम d से भाग किए हैं, पहली संख्या को अगर मैं d से भाग कर रहा हूँ किसी डिवाइजर से, तो रिमाइंडर हमारा R1 आ रहा है। वहीं अगर n2 से अगर d से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर R2 आ रहा है। वहीं इन दोनों संख्या को योग को अगर मैं भाजक से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है R3 आ रहा है। तो d कितना हो गया R1 R प्लस R2 माइनस R3। अगर अब देखो याद रखने वाली चीज़ क्या है, अगर इन दोनों का योग अगर आ रहा है यहाँ पे R3 जो आ रहा है, अगर इन दोनों का योग आ रहा है तब तो वो ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस 2 और प्लस कितना हो गया 3 हो गया, तो वो तो ठीक है कि इन दोनों का योग आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शेष बच गया वहाँ भी शेष बच गया। बट अगर उससे कम आ रहा है, इन दोनों का योग जो आ रहा है उससे कम आ रहा है, इसका मतलब है कि भाग एक बार और चला गया। तो यहाँ से हम डिवाइजर निकालने का हमारा कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 माइनस R3 कर देंगे, तो यहाँ से हमारा डिवाइजर मिल जाएगा। ओके, तो आप क्वेश्चन से ही समझोगे क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी बने आप कर लेंगे। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, और ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है हमसे कह रहा है यदि x प्लस ए की पावर n को मैं x से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो रिमाइंडर हमारा बन रहा है वो क्या बनेगा a की पावर n। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो देखिए। जैसे x प्लस ए, अगर मैं मान लूँ n की जगह पे मैंने 2 रख लिया, स्क्वायर किया, तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस का क्या आएगा 2xa। अब इसको मैं x से काट रहा हूँ, तो देखो x का एक मल्टीपल इसमें फैक्टर है तो ये तो कट जाएगा, एक इसमें है तो ये कट जाएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा क्या आएगा वो ए स्क्वायर ही हो गया। तो n की जगह क्या था 2, a है तो a की पावर n ही तो हो गया, समझ गए। ओके, भाई आप में तो क्यों कोई एक बोला सर अगर x की क्यू हुआ तो क्या करेंगे, अगर पावर 3 हुई तो। अब देखिए 3 हुआ तो क्या होगा, x प्लस ए का क्यू क्या होता है एक्स क्यू प्लस ए क्यू प्लस का 3ax, क्वेश्चन क्या है x प्लस ए। तब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या x से डिवाइड करूँगा तो क्या है ये कट जाएगा पूरा, इसमें देखो एक x का फंक्शन यहाँ पे है मल्टीपल है तो ये कट जाएगा, एंड में बचेगा क्या, तो बचेगा क्या a की क्यू अपॉन एक्स। तो रिमाइंडर तो अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो रिमाइंडर तो ये तो बचेगा, तो यहाँ से देखिए अगर a की पावर 3 तो n वाला 3 है तो क्या है a की पावर 3 बचेगा। ओके, तो आप ये समझ चुके होंगे। अब देखिए ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके। अब देखिए क्या है, इसी साथ एक चीज़ और लिख लें, इसका क्या है और लिख करके क्या है, अगर x का कोई मल्टीपल फैक्टर भी है, इसमें मान लो x में 2 का गुणा हो रहा है, किसी का गुणा हो रहा है प्लस ए की पावर n, t मतलब t टाइम्स गुणा हो रहा है अपॉन n, तब भी ये सेम ही आएगा, आंसर आपका क्या आएगा ए की पावर n। वहीं दूसरी चीज़ क्या करें, तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा x प्लस 1 की पावर n को अगर मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा रिमाइंडर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा ए की पावर n, एक की पावर n अगर x प्लस 1 में है, और ए की पावर n कितनी पावर हो वो बनेगा क्या, एक ही रह जाएगा आंसर। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है हल्का सा छोटा कर रहा हूँ इसे मैं। तीसरी कंडीशन ये कहती है अगर x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 की पावर अगर n है और हम उसे x से भाग दे रहे हैं
तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस की पावर 1 अपॉन n। और आप अभी एक तो देख ही चुके हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि वो x+1 का ऐसे स्क्वायर कर रहे हैं, तो बाकी सब कट ही जा रहा है, बचा क्या, यहाँ भी यही बचेगा, इसका एक फॉर्म बचेगा और ये बचेगी। ओके, अब देखिए, अब कहानी ये आई यहाँ से, लेकिन माइनस के केस में एक क्या है, अगर देखो माइनस में क्या होता है, माइनस वन की पावर अगर ऑड है, मतलब विषम है, जैसे क्या आती है, जैसे -1 की पावर अगर 3 है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 1 इंटू -1 इंटू -1, तो हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया एक बार तो, लेकिन दोबारा माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का फिर 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो वैसे ही क्या है, अगर माइनस ऑड है, अगर माइनस की पावर जो है, -1 की पावर जो है अगर ऑड है, तो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, ऑड के केस में आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। भाई अगर माइनस की पावर अगर इवन है, जैसे आपने देखा अभी -1 इंटू -1 कर रहे तो +1 हो गया, तो उस केस में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर एकदम से। हमें क्वेश्चन दिया गया 25 पावर 48 को अगर मैं 26 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा। तो हमने देखा 25 की पावर 48, अगर मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 26 माइनस 1 की पावर 48, क्योंकि 26 में से 1 जाएगा 25 ही बचेगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 1 पे है तो हमने उसको उसी में तोड़ लिया, तो हमने क्या है 26। अब मैं 26 से काटूंगा तो ये संख्या तो पूरी कट जाएगी। ओके, बचेगा क्या ये, तो हमारे पास बचेगा क्या, माइनस की 1 की पावर कितना 48। अब ये कितना है, ये इवन है, सम संख्या है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगर 25 की पावर 57 है तब हम इसे 26 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा। अब देखिए, इसको तो हमें पता है 26 माइनस 1 लिख सकते हैं, 25 हो गया की पावर 57, और 26 से भाग कर रहे हैं इसको हम, तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला क्या है, ये तो भी बन रहा था कि अगर x-1, यहाँ देख रहे हैं आप, अगर x-1 को मैं n से भाग, x-1 की पावर n को मैं अगर x से भाग कर रहा हूँ, इसी संख्या से भाग कर रहा हूँ जो सेम है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, -1 की पावर n आ रहा है। और अगर इवन ऑड है, सम संख्या है, अगर क्या है इवन है सम संख्या है तो एक ही हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड है तो -1 हो जाएगा। तो आपके केस में क्या है, देखिए x-1 है, x-1 की पावर x से अगर मैं भाग कर रहा हूँ, ये क्या है ऑड है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या बना, आराम से समझते हुए चलें, तो आंसर क्या बना, -1 की पावर कितना बचा 7, क्योंकि ये वाली संख्या तो कट ही जाएगी। ओके, तो बचा क्या ये, अब यहाँ पे क्या है 26, तो -1 के अगर मैं करूँगा तो रिमाइंडर तो बचेगा -1 ही, तो क्या आएगा -175 है, तो आंसर हमारा क्या हो गया माइनस का। अगर ये 58 होता, अगर इवन होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है, इसको मैं अगर छोटा कर लूँ, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, अगर हमसे दिया गया तो हमें क्वेश्चन दिया गया होता क्या, 27 की पावर 51 को अगर मैं 26 विभाजित कर रहा हूँ तो सिस्पल क्या आएगा, तो ये केस कौन सा वाला, ये वाला बन रहा है, सेकंड वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो x+1 है, 26 प्लस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस का 1, 27 को लिख सकते हैं 26 की पावर कितना है 51, और किसी हम 26 भाग कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो पावर हमारी बनेगी क्या बनेगी, 1 की पावर n, तो हमारा आंसर हो गया क्या, यहाँ से हमारा जो बना क्या बना, इक्वल टू 1 की पावर 51, एक पे कितनी में घात हो तो आंसर आपका एक ही बनेगा, यही आपका आंसर हो गया। ओके, लेकिन फर्स्ट वाले केस से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इधर बढ़ा लूँ इसको, 1 मिनट रफ कर दूँ, इसको मैं रफ कर दूँ नीचे वाला, देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया, मैं आपसे क्वेश्चन इसीलिए इससे रिलेटेड ही करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टाइप के, क्योंकि ताकि आप उससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो शायद आपको दिक्कत हो। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया क्या, 27 की पावर 51 को
अगर 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ से दो चीज़ें समझिए। दो चीज़ें क्या है, अब 13 से भाग देने क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताऊँ। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाऊँ, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, है? अब देखिए, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 13 प्लस का 1, क्योंकि 13 दूनी 26। ओके, पावर कितनी है, पावर है 51, पावर आपका कितनी 51। इसको मैं किससे काट रहा हूँ, 13 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, देखो अब मुझे पता है, हमने ऊपर ये तो पढ़ा है कि अगर ये या तो x प्लस 1 की पावर n है या उसका कोई मल्टीपल भी फैक्टर है, t टाइम्स वगैरह x में किया गया। अब मैं x में मैंने 2 का गुणा किया, अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये तो संख्या कटी जाएगी, बची क्या, बचेगी क्या हमारे पास, बचेगा क्या, 1 की पावर 5 की पावर 1 की पावर 5 1। तो ये कटेगा तो हमारा शेष क्या आएगा, यहाँ से हमारा शेष बना वो क्या बना 1। ओके, तो हम चेंज कर लेंगे इसको, तो हमने इसको चेंज कर लिया, 27 को क्या गया 2 गुणा 13, क्योंकि इसका मल्टीपल है। अच्छा, आपको अगर इसमें दिक्कत आ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो देखिए, मैंने आपको पीछे भी बता सकता हूँ, दोबारा फिर बता दूँ। जैसे क्या ये है, ये 27 की पावर, अगर मान लो 27 की पावर ये तो 51 तो बड़ी है, अगर क्या होता 27 की पावर क्या होती 3 होती। ओके, ऑड है। अब मैंने इसको तोड़ लिया क्या, 2 गुणा 13 प्लस का 1 की पावर 3, और इसको भाग कर रहा हूँ मैं किसी 13 से। ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको ए मानता हूँ टोटल को, इसको भी मानता हूँ, तो क्यू बन गया, तो 13 दूनी 26, तो 26 का क्यू। ओके, प्लस का क्या आता है ए क्यू प्लस बी क्यू, 1 का क्यू, प्लस का क्या आया, प्लस का आया आपका क्या, प्लस का आया 2 सॉरी 3 ए कितना है 26, बी कितना है 1, क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी, तो क्या है 26 और प्लस की 1। ओके, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसे 13 से काट रहा हूँ, तो देखो अब 13 दूनी 26, इसमें 2 गुणा 13 है तो ये तो कटी जाएगी पूरी। उसके बाद 13 का यहाँ मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ अगर 26 को मैं लिखूँ क्या लिखूँ 2 गुणा 13, तो ये संख्या भी पूरी कट जाएगी। शेषफल जो बचेगा वो तो ये तो बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ से हमारा मिल गया क्या, ए की पावर 3 है, और ए की पावर 3 अगर मैं करूँगा तो ये जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आएगा, 1 आ गया। समझ गए। तो इसी केस में इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो भी इससे मिलता जुलता ही है, क्या है, आपने पढ़ा होगा काफ़ी बार पीछे भी, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप। हमसे कह रहा है ए की पावर n, हमें दिया गया ए की पावर n माइनस बी की पावर n। कंडीशन क्या है, n इज ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या, या हिंदी में लिख दूँ आपको ऑड नंबर, दिक्कत ना आए बाद में। n इज भी क्यों लिखूँ फिर, n एक विषम संख्या हो। सम संख्या विषम संख्या ये तो पता होंगी ना, अगर आप भैया की ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। अब विषम संख्या का मतलब क्या है, अगर मैं मान लूँ विषम संख्या क्या होता है, जब भी आपको विषम संख्या माननी हो, जैसे इस कंडीशन दी हो तो हमेशा 3 मानिए, तो एक ए क्यू माइनस बी क्यू। अब जब इसको में खोलते हैं तो क्या आता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या है, तो वो है आपका ए माइनस बी, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब ये आया तो हम यहाँ से समझ में आया कि एक फैक्टर्स का क्या आ रहा है, वो आ रहा है क्या, ए माइनस बी। तो वही हमसे यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, जब भी आपको ये कंडीशन देखने को मिले, हल्का से ऊपर उड़ाता हूँ इसको, जबकि आपको ये कंडीशन बने ए की पावर n माइनस बी की पावर n, तो इसका एक फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए माइनस बी। ओके, अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उससे समझेंगे क्लियर कैसे क्या होगा। नेक्स्ट क्या है स्टेप, दूसरी क्या है कंडीशन, ए की पावर n माइनस बी की पावर n, यहाँ पे क्या है, n सम संख्या है, n क्या है सम संख्या। जब n सम संख्या हो तो अगर n को सम संख्या मानी तो 2 मान लो, तो एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे दूसरी कंडीशन जो बनती है वो क्या बनती है कि जब भी ए की पावर एन और बी की पावर एन हो और एन एक सम संख्या हो तो उसके दो फैक्टर बनेंगे, वो क्या बनेंगे, ए प्लस बी एक फैक्टर होगा, एक होगा ए माइनस बी। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन हम देखेंगे वो क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और यहाँ एन एक विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। तो अगर विषम संख्या है तो तीन मान दे, तो क्या मानेंगे, ए क्यू प्लस का बी क्यू। ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, ए प्लस बी, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो हमें पता लगा यहाँ से हमें पता लगा कि अगर ए एन प्लस बी एन है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है और एन एक विषम संख्या है, तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। ओके, अब ये जो रामायण लिखी है इसको आप समझिए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको थोड़ा नीचे ही कर ले रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 7 की पावर 10, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10 किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। आपका ऑप्शन है 10, एक है 12, एक है 13, एक है 15। अब हमें क्या दिया गया, 7 की पावर 10 और 5 की पावर 10। अब ये क्या है, ये एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या केस में क्या है, ये जो केस बना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन और एन क्या है, एक सम संख्या है, तो उसका फैक्टर क्या बनेगा, एक तो बनेगा ए प्लस बी, एक क्या बनेगा ए माइनस बी। ये है ए 5 7 और 5 ही, यही तो ए और बी हैं, तो एक फैक्टर आपका क्या बनेगा, ए प्लस बी, तो 7 और प्लस 12 है, इसका एक फैक्टर होगा क्या, 7 में से 5 गया 2। तो यहाँ से हमें पता लगा इसका एक फैक्टर तो 12 है, एक फैक्टर क्या है 2। तो अगर बार ये संख्या 12 और 2 से तो विभाजित है ही है, समझ रहे। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 12 है, 12 हमारे ऑप्शन में 2 नहीं है, लेकिन हमारे 12 ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए आप, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि हमें पता लगा ए फैक्टर इसका ए प्लस बी होगा, ए फैक्टर इसका ए माइनस बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, थर्ड वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं क्या है, इधर बढ़ाता हूँ इसको मैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है। तो कह रहा है ये संख्या किससे विभाजित होगी, हमारे पास ऑप्शन एक है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 1। तो हमें पता है इसका एक फैक्टर बनेगा, वो क्या है, वो एक फैक्टर हमारा ए प्लस बी होगा। तो मैं देखूँ अगर 31 और 43 कितना हुआ, अगर मैं इसको ऐड करा तो मैंने देखा 3 1 4, 4 और 3 7, 74 है। क्वेश्चन हमारा पूरा नोट क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन कह रहा था, एक मिनट, क्वेश्चन हमसे कह रहा था, देखिए 31 पावर 47 प्लस 43 पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या मिलेगा, विभाजित किया जाता है तब शेष क्या होगा। अब देखिए, अब मैंने इसे 37 से विभाजित करने के लिए क्या किया, 37 से विभाजित कर रहे हैं, तो मुझे पता लगा इसका एक फैक्टर जो होगा, हमने यहाँ तक अभी सीखा था, इसका एक फैक्टर होगा वो ए प्लस बी होगा। तो मैंने चेक किया ए प्लस बी, तो ऐसा तो नहीं ए प्लस बी कट रहा हो, तो मैंने देखा 43 और 31 मैंने जोड़े तो क्या हो गया, 3 1 4, 4 3 7 74। तो मुझे पता लगा अब ये संख्या कुछ भी बन रही हो इन टू में, ठीक है, इसके बाद कुछ भी बन रही है, लेकिन मुझे पता है एक फैक्टर इसका 74 होगा।
तो अगर मैं 37 से काटूंगा तो ये संख्या यहाँ से अगर 74 कट जाएगी तो संख्या मतलब कम्प्लीटली डिवाइजेबल है। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो ये संख्या शेषफल हमारा बचा वो कितना बचा 0, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी हेल्प करते हैं। तीसरे कॉन्सेप्ट जो हमारा बचा था कौन सा, पहले टाइप का, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन एग्जाम का ये पूछा हुआ 49 की पावर क्या है 15, -1 को किससे विभाजित करें, -1 को किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन आपका दिया गया है क्या है 50, 51, 29, 8। तो हमें पता है इसका एक फैक्टर क्या होगा, ए की पावर n माइनस बी की पावर n है, और संख्या क्या है विषम है, विषम है। देखो ए की पावर 15, तुम ए की पावर कितनी पावर चढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, तो मुझे पता क्यों रहता है एक ही है। तो मुझे पता लगा विषम वाली कंडीशन क्या है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, वो ए माइनस बी होगा। तो हमें पता है इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। तो मैं देखूँ अगर 49 - 1 तो कितना हो गया 48। अब जो संख्या डिविजल होगी एक या तो 48 होगी या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 48 फैक्टर क्या है, 2 48 का फैक्टर है, एक 48 फैक्टर 4 है। 48 किससे किससे कटता है, 6 से कट जाता है, 8 से कट जाता है, 12 से कट जाता है, 24 से कट जाता है, ठीक है। और किससे कटेगा, तो हमें पता है इतने सारे फैक्टर आ गए। लेकिन हमारे ऑप्शन में 50, 51, 29, 8 है, तो 8 है, 8 हमारा आंसर हो गया। समझ गए? तो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी आपके पास अभी रिकमेंडेड थ्योरम अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ा और बचा है इसमें मुझे अभी साइक्लिसिटी आपको पढ़ानी है, और उसमें लगभग आध घंटे 45 मिनट की क्लास और बची है, क्योंकि कंज्यूगेटिव रिमाइंडर थ्योरम और सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम भी आपको पढ़ानी है। अब देखिए ऐसा है, देखो अब भैया कि मैं क्वेश्चन भी साथ साथ आपको करा रहा हूँ, रिवीजन भी एक तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस रिव्यू करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है कि मैं आपको थ्योरम पढ़ा के निकल जाऊँ तो भैया बहुत जल्दी हो जाए, और फिर इसमें टाइम भी लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ी रिमाइंडर थ्योरम है, काफ़ी बड़ी थ्योरम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं और लगभग सारे एग्जाम में आते हैं, और आपके भी एग्जाम में भी यहाँ से देखा जाएगा क्वेश्चन। लेकिन इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि हमारी क्लास देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छुड़वा दूँ आपको, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो मैं आपको तो छुड़वा दूँ तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए भले एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई दिक्कत ना है, बट मैं पढ़ा दूँगा। आप भी पेशेंस के साथ पढ़िए। और सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे आपको छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ रही हैं। अगर यहाँ से फैक्टर इसका बना तो क्यों बना है, या कोई चीज़ क्यों हो रही तो क्यों हो रही, समझ रहे, ऐसा है तो क्यों है, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ आप पे प्रेशर आए कि आपको रटना पड़े या कोई चीज़ है। मुझे लग रहा है देखो बाद में तो देखो क्या होता है, क्या अगर हमें ये पता हो कि ऐसा ये हो क्यों रहा है, उसके बाद हम बाद में याद भी कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में हम भूल भी रहे तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये क्यों बन रहा है, बी क्यों बन रहा है। क्योंकि मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप याद करें, और आप जिस उम्र में वहाँ पे आप रट भी नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर रट, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं पढ़ने को, रट तो नहीं पाएंगे, तो वो क्या है समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ भैया, ताकि आपको ऐसा ना लगे। और देखो इन्हें तैयार करने का है, जैसे आप कहेंगे बहुत कॉन्सेप्ट हो गए तो ये याद कैसे होंगे, याद करने बस एक ही तरीका है, देखो बार बार हम देखेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। 5-10 मिनट की क्लास है, आराम से आपको जो आप रिवीजन करेंगे, आप अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ, तो 5 से 10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर लेंगे। तो 2-4 बार जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चली जाएगी बात ये। क्योंकि होता क्या है, जैसे जब हम किसी क्लास में जाते हैं, कहीं कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, तो हम किसी को नहीं जानते हैं, बट वही है कि हम डेली देखते हैं जाते हैं तो हम चेहरा देखते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। फिर हमें पहले तो चेहरा याद होते हैं उनके, फिर धीरे धीरे उनके नाम भी बोलते हैं तो उनके नाम भी याद हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा था पूरी क्लास के हमें नाम पता होते हैं, सबको जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये है कि जब बार बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में रह जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए। अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें कि अच्छे से पढ़ें और ईजी वे में पढ़ें। कंटेंट आपको मैं टॉप लेवल का दूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सरसरी भी पढ़ा दूँ, वो भी कोई मतलब नहीं है। आपका एग्ज़ाम इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।